रिश्ते कभी प्यार का प्रतीक होते हैं तो कभी जहर का। लिव इन रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब सिर्फ समाज का मुद्दा नहीं है, ये कानूनी, मानसिक और आपराधिक मसला बन चुके हैं। 2023 में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता में इन सब का कानूनी विश्लेषण किया गया है। आज एयर न्यूज पर हम बात करेंगे कैसे ये रिश्ते जो कभी मोहब्बत की मिसाल थे अब हत्या तक जा पहुंचे हैं। भारत में रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं। शादी, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उनके परिणामों की चर्चा अब सिर्फ निजी मसला नहीं रह गया, ये कानूनी, सामाजिक और आपराधिक विवादों का रूप ले रहे हैं। 2023 में लागू भारतीय दंड संहिता BNS 2023 में कई नए प्रावधान लाए गए जो अब रिश्तों में उत्पीड़न, हिंसा, धोखा और हत्या जैसे अपराधों का एक नई दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण के लिए श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड 2022 लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर द्वारा हत्या किया गया था। दूसरा है इंद्रानी मुखर्जी केस, बेटी की हत्या और पति पत्नी के संबंधों में टॉक्सिसिटी। रोहतक हत्याकांड 2021 में प्रेमिका द्वारा प्रेमी की हत्या। दिल्ली लिव इन केस 2023 मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या का संदेह। इन घटनाओं ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या रिश्तों में धोखा देना अपराध है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं को वैसी ही कानूनी सुरक्षा है जैसी शादी में? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मर्डर होने पर IPC BNS में विशिष्ट धाराएं हैं? इस इंटरव्यू के लिए हमने एक लॉयर, एक महिला अधिकार कार्यकर्ता और एक साइकोलॉजिस्ट को आमंत्रित किया है और हमारे साथ हैं स्नेहलता जी। स्नेहलता जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। और जैसे कि हमने अपने इंट्रो में ही बता दिया था कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप जी। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, कि क्या लिव इन रिलेशनशिप भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त है? जी ज्योति जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ये भारतीय कानून में 2000 BNS में, भारतीय न्याय संहिता में ये अपने आप में ये हमारे कानून में शामिल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग आम एक पति पत्नी शादी करते हैं, साथ फेरे लेते हैं, उनको पूरा हक है साथ रहने का, आगे फ्यूचर में बढ़ाने का, तो एक लिविंग रिलेशनशिप में भी यह अधिकार है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अपने BNS में भारतीय न्याय संहिता ने 2023 में एक नए प्रावधान लाए हैं जो अब रिश्तों में उत्पीड़न, हिंसा, धोखा और हत्या जैसे अपराधों में एक नई दृष्टि से देखते हैं। BNS का जो भी है हमारे, मतलब BNS में यह है कि अपना जो भी हम लोग करते हैं, मतलब लिविंग रिलेशनशिप में अगर हम लोग आ गए हैं तो BNS ने अधिकार दिया है कि वो एक के पति पत्नी की तरह उनको वो सारे अधिकार है जो एक शादीशुदा का अधिकार होते हैं। एक नया एक केस में आर्टिकल 21 बताता है कि हर एक इंसान को, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, उनको जीवन में एक साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप एक साथ रह सकते हैं, आप अपने जीवन साथी मन से चूज कर सकते हैं। इसके लिए केस लॉ था 2013 में, इंदिरा शर्मा वर्सेस KV शर्मा का, जिसमें बताया गया था कि आप लिविंग रिलेशनशिप में बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं जैसे एक हस्बैंड और वाइफ रहता है, लेकिन इनमें वही चीज होना चाहिए। मतलब आपको जैसे हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21 में कहा गया है कि रहने का अधिकार, समानता का अधिकार, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैसे ही आपको हक मिलना चाहिए जैसे कि पति पत्नी को मिलता है। लिविंग रिलेशनशिप भी वैसे ही है, तो ये अधिकार मिला है कानून से कि लिविंग रिलेशनशिप पे रह सकते हैं जी। अच्छा, अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई केस कर दे तो क्या केस किया जा सकता है पार्टनर के ऊपर? बिल्कुल किया जा सकता है, वैसे ही किया जा सकता है जैसे पति पत्नी के बीच में कुछ मामला हुआ तो लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप रहे तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं ना। आप जब हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और आपके साथ अगर हस्बैंड वाइफ की तरह ही टॉर्चर हो रहा है, या जैसे घरेलू हिंसा हो गया या मानसिक रूप से कोई उत्पीड़न हो गया, तो आप बिल्कुल आप उसमें कानून की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब कानून में वो पास हो चुका है 2023 में, तो उसके पीछे भी वो सारे आप कानून का मदद ले सकते हैं अगर आपको परेशानी हो रही है उसमें तो। अच्छा स्नेहलता जी, अभी आपने बताया ये कानून के बारे में कि BNS में ये धाराएं हैं। अब मैं एक पत्रकार के तौर पे
और एक मनोविज्ञान के तौर पे, मनोविज्ञान कि आपने डिग्री ली हुई है, आपने पढ़ा है मनोविज्ञान को, तो अगर मैं उसके एवज में आपसे ये सवाल करूं कि जिस तरीके से पहले लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त नहीं थी लेकिन अब दी गई है, तो क्या आपके नज़र से लिविंग रिलेशनशिप सही है? देखिए ज्योति जी, इसमें ना एक अलग सोच है, सबकी अलग अलग सोच है। अब हर एक पहलू, हर एक जगह, हर एक स्टेट, हर एक फैमिली में इसकी अलग सोच होती है। देखिए अगर कोई गांव से पढ़े, गांव के हैं, उनमें माना जाता है वर्जिनिटी, उसमें माना जाता है 7 फेरे, उनमें माना जाता है विवाह, उनमें इवन गांव वाले अगर कल्चर में देखें तो उनको इवन लड़के लड़की भी अगर आपस से बात करें तो नहीं माना जाता। अच्छा, अगर वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कई बार आप ऑनर किलिंग भी सुने होंगे। इसी वजह से ऑनर किलिंग का मामला आ जाता है कि भाई हमारी इज्जत का बात है, आपने कैसे शादी कर ली, कैसे साथ रह रहे हो, अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं अगर किसी पेरेंट्स ने लव मैरिज किया है या उनका ब्रॉड मानसिकता है कि चलो ठीक है, या शादी के बाद कुछ लोग, अब इस कल्चर में ऐसा हो रहा है कि यार शादी में हम निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, चलो कुछ दिन के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रह लेते हैं, तो उस हिसाब से कुछ लोगों का सोचना है कि ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लोगों डिपेंड वन कि किसी के लिए ठीक है, ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह की उनकी अपनी सोच है उनके लिए लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है और वो 10 साल से रह रही है और वो केस करती है अब कि भाई, क्योंकि आपने अभी बताया कि उसको उतना ही अधिकार है जितना एक शादीशुदा जोड़े को होता है, तो वो ये प्रूफ कैसे देगी कि मैं साथ में रह रही थी? क्या क्या प्रूफ्स हो सकते हैं कि मैं बता सके कि नहीं मैं इस रिलेशनशिप में, अगर जैसे प्रेगनेंसी जैसी चीज नहीं होती है तो? देखिए इसमें 2-3 बातें हैं कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो आप, 2 तरह के लिविंग रिलेशन से, एक तो चलिए एग्जाम्पल के लिए ए है और बी है, दोनों अनमैरिड है और दोनों साथ रहने लग गए, एक ये मैटर। दूसरा, किसी ए मैरिड है और जो बी लड़की है वो अनमैरिड है, वो मैरिड है लेकिन वो फिर भी बी के साथ रिलेशनशिप। इन दोनों के 2 अलग अलग मामले होते हैं। अब जैसे ए और बी है, अनमैरिड है लेकिन साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप 10 साल तक रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, और इस बीच में बाई चांस, क्योंकि देखिए नॉर्मल शादीशुदा जीवन में भी होता है लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट केस, डाइवोर्स, एक दूसरे पर आरोप लगाना, जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, शादी के बावजूद भी होता है। तो लिविंग रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर उसमें भी ये मामले आएंगे, है तो ह्यूमन बीइंग है ना, मानव ही है ना, अगर इसमें भी ये मैटर होता है तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कई बार लड़कियां कह देती हैं कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया। यार आप 10 साल तक रह रहे थे, जबरदस्ती कैसे रेप होगा? एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे कि रिलेशन टूट गया, 10 साल तक रहे, रिलेशन टूट गया, या तो अब क्या आप आपस में पहले 10 साल तक तो आप रहे साथ में, 5 साल तक भी रहे एग्जाम्पल के लिए, लेकिन रहे और उसके बाद आप लोगों में लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, तो अब लड़की या किसी ने ये लगा दिया कि भाई ये तो मेरे साथ 5 साल तक रेप करता रहा, तो कानून देखता है इस चीज़ को, यार रेप एक बार होता है, 2 बार होता है, तुम 5 साल से रह रहे हो, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप है, तुम्हारी भी मर्जी थी उसके साथ रहने के लिए। तो इसमें BNS ने, भारतीय न्याय संहिता ने 2023 में धारा 69 को ऐड किया है, जिसमें ये कहा गया है कि बिना कंसर्न का तो कोई आपके साथ संबंध बना ही नहीं सकता, और लगातार आपके साथ बना रहा है तो आपका कंसर्न है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें को इस्तेमाल किया जाता है धाराओं पे, कोर्ट में, न्याय पे। अगर हाँ वही लड़की अगर 10 साल के बाद अगर ये कह रही है कि नहीं मैं साथ रहती हूँ लेकिन मुझे मारता और पीटता है, उसका भी केस वो दायर कर सकती है अलग अलग मैटर में। जो पहला वाला बताया कि लड़की रेप केस का लगा दे तो वो गलत होगा, क्योंकि आप तो मर्जी से रह रहे हैं। वहीं दूसरा, अगर लड़की के साथ मारा पीटा जा रहा है तो मानसिक अपराध की वो धारा लगेगी उसमें कि भाई मारा जा रहा है, मतलब सेम केस आप ऐसी हस्बैंड वाइफ का जैसे होता है शादी के बाद, वो आप लिविंग उतना ही अधिकार मिलता है। लेकिन अब बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको अब जायज करार दिया गया है, जो पहले नहीं था। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बेस्ट है? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। देखिए ज्योति जी, एक केस आया था 2018 में, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने IPC धारा 497 के तहत कहा था कि हाँ
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और ये सही है? सही, हाँ सही है, लेकिन बिना किसी के नुकसान हुए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना गलत नहीं है, लेकिन आप कहाँ तक जा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर आपके बच्चे उत्पन्न हो गए हैं तो उस लड़की के बच्चे को अधिकार होगा, वैसे ही जैसे बीवी के बच्चे का अधिकार होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बच्चे को भी अगर बच्चा हो जाता है तो उसे अधिकार मिलता है। मान लीजिए कि उसकी पहली पत्नी है, उससे उसे बच्चा है, पत्नी को नहीं पता कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब जो हस्बैंड है उसने दूसरी तरफ रिलेशन बनाया, उधर भी उसको बच्चे हो गए। हिंदू एक्ट में जब तक एक पत्नी से डाइवोर्स ना हो तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ आती हैं। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको अब जायज करार दिया गया है, दूसरा ये जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, जो हम कह रहे हैं कि उसको भी जायज करार दिया गया है। तो इस सिचुएशन में कौन सी पत्नी ज्यादा अधिकार लेकर रह सकती है? क्योंकि इधर व्यक्ति ने इधर भी काम किया और उधर भी काम किया। अब ये वाली पत्नी, इसकी भी गलती नहीं है, इधर जो है उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसके प्यार में और भरोसे में आई है। तो किसको वो ज्यादा वैल्यू देगा, किसके साथ उसे रहना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा ये हिंदू एक्ट में नहीं होता है। देखिए ज्योति जी, बहुत सही सवाल किया आपने, और ये हम सबके लिए, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पहली शादी को हमेशा ही प्रथम माना गया है, जायज माना गया है। पहली शादी हमेशा ही जायज रहती है, और अगर उस लड़की से तलाक नहीं लिया गया है और इसी बीच में दूसरी या कीप है या लिविंग रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा, फिर उसको कहा जाएगा जो दूसरे शब्द है रखा, मतलब एक औरत के साथ रह रहे, गलत नाम से बुलाया जाता है उसको हमारे समाज में। लेकिन अगर वो लड़की से बच्चा उत्पन्न हो, देखिए अधिकार उसको वो नहीं मिलेगा जो पहली बीवी को मिल रहा है, लेकिन उससे उत्पन्न अगर बच्चा होता है, बेबी हो जाता है, तो उनको वो सारे अधिकार मिलेगा जो एक बाप अपने बच्चों को देता है। तो उसे दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों रिश्ते को नहीं चला सकता है ना एक साथ। अब वो चला, हाँ, अगर इसमें अगर पहली बीवी चाहे और उसको पता चला उसको धोखा हो चुका है और उससे मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है और वो अब नहीं चाह रही कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो तलाक ले सकती है इस आधार पर, और कानून तुरंत तलाक दे भी देगा उसको इस आधार पर, क्योंकि धोखा दिया है ना। अब बीवी चाहे के नहीं, लेकिन अभी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जायज है जी, तो वो उस लड़की के साथ भी चीजें जो हो रही हैं वो तो जायज है, लेकिन अब तलाक जायज वहां तक है ना कि आप एफआईआर चला रहे हो, लेकिन अगर बच्चा उत्पन्न हो गया तब क्या करोगे? वो तो जायज नहीं है ना। लेकिन बच्चा उसने कर दिया, अब बच्चा बेबी हो गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं, दोनों को मेंटेन करना होगा। अगर दोनों साथ रहना चाहते हैं तो देखिए, दोनों साथ रहना चाहते हैं तो दोनों साथ नहीं रह सकते। ये भारतीय जो अपने हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं रह सकते हैं। हाँ, कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि मिलके रह रहे हैं, लेकिन दोनों को रहना, तो अगर दोनों में एडजस्टमेंट है आपस में तो बात अलग है, लेकिन मान्यता प्राप्त चेंज करना पड़ेगा लड़के को धर्म, तो फिर सबको धर्म चेंज करना पड़ेगा, फिर तो लड़की को ही मुस्लिम बनना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो अगर लड़का अगर मुस्लिम है तो लड़का तो हिंदू लड़की से शादी कर सकता है और वो 4 शादी कर सकता है, क्योंकि लड़का मुसलमान लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन लड़की तो हिंदू है ना। हाँ, लड़की हिंदू है तो लड़की माना किसका जाएगा, हिंदू का या? देखिए, अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, लड़के ने धर्म परिवर्तन, उसके धर्म में तो है, उसके धर्म, अगर लड़की ने शादी की तो वो तो ऑब्वियसली उसी के धर्म की हो गई, वो मुस्लिम ही हो गई, बिल्कुल मुस्लिम हो गई वो तो। फिर धर्म परिवर्तन हो जाएगा आपका, फिर धर्म परिवर्तन, तब आप 2 पत्नियों को एक साथ एक छत के नीचे रख सकते, तब आप रख सकते हो। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के उसमें आप नहीं, कानून के हिसाब से नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं चल जाता है। लेकिन और अगर हम कानून की बात करें और अधिकार की बात करें तो अधिकार जो है वो पहली बीवी की ही मिलेगी। बच्चे हो गए तो बच्चों को तो देना ही पड़ेगा, बीवी चाहे वो लड़की भी चाहे। अगर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लड़की को नहीं पता है कि पहली बीवी है इसकी, उससे बच्चा हो रहा है, तो उस पर धोखाधड़ी का केस भी कर सकती है। सेकंड वाली लड़की जिसको नहीं पता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो अपने आप को नहीं बताया, उसने अगर छुपा के रखा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो वो लड़की केस कर सकती है उस पर धोखाधड़ी का। एक सवाल है कि आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बताइए, ये जो लिविंग रिलेशनशिप है और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसमें? सॉरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिविंग रिलेशनशिप, और ये किस हद बेस पर जायज हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिविंग इन रिलेशनशिप, ये दोनों बहुत वैसे ही अलग है जैसे शादी के बाद हम किसी और से रिश्ता रखते हैं। लिविंग रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की तरह एक लड़का और लड़की साथ रहते हैं, दोनों भरोसे में रहते हैं, शादी नहीं हुई होती है, फेरे नहीं होते, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन साथ रह रहे हैं। इसके बावजूद भी एक भरोसे में साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा मैरिड तो नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। एक ये हिस्सा हो गया, ये किस्सा। दूसरा किस्सा, शादीशुदा है, हम शादीशुदा है और फिर हमारा अफेयर चल रहा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे? आपका ये सवाल है कि लिविंग रिलेशनशिप के बाद भी अगर अफेयर हो रहा है तो सीधी सी बात कहा जाएगा ये धोखाधड़ी हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है। इसमें दोनों लड़कियां, जो भी पार्टनर है, मान लो लड़का या लड़की, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए सुना जाए, क्या लड़कों के लिए भी सुना जाता है? मान लो कि ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लड़की धोखा दे रही है, लड़की लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही है और अलग से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल वो बता एक्स्ट्रा अफेयर भी चल रहा है उसका, जो आजकल चल रहा है कि ट्रेंड आ गया है कि लड़कियों के जो रिलेशनशिप है वो कई लोगों के साथ ज्यादा सुनने में आता है। तो जो इस तरह के केसेस होते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि लड़का जो है वो केस कर सकता है? उसके पास इतने अधिकार हैं जो हम आजकल देखते हैं, यार हमारी वाली तो छोड़कर हमें चली गई, कहीं और चली गई, तो इसमें क्या उतनी ही बंदिशें होती है जितनी शादी में होती है? बिल्कुल। देखिए, सिर्फ लड़की ही नहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, लड़का भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है। देखिए, सीआरपीसी में सेक्शन 156/3 ये साफ बात कहता है कि अगर लड़के के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस ही है ना। अगर लड़की ने किसी से अफेयर कर लिया या कुछ डिमांड कर रही है तो डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो कानून का सहारा वैसे ले सकता है। अभी डिमांड की बात की है आपने, डिमांड तो लड़की करेगी ही ना, क्योंकि लड़की का तो अधिकार है डिमांड करना। अगर जो हम सुनते आ रहे हैं कि जो महिला होती है वो अपने पति पर डिपेंड होती है, वो तो उसको देगा ही। देखिए, एक लिमिट होता है, खाना पीना रहना, आपको मूवी देखने का, आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं, कपड़े लत्ते, थोड़ा खाना पीना, घूमने फिरने की सुविधा, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा। स्नेहलता जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि सिर्फ लड़कियां ही प्रताड़ित नहीं होती लड़कों से, आजकल लड़के भी हो रहे हैं। जी जी। कि पहले लड़कों के बहुत सारे अफेयर्स होते थे, बट अब सुनने में आता है कि लड़कियों के भी बहुत हैं। तो क्या लड़कों को भी उतना अधिकार है जितना अधिकार लड़कियों को है, लड़कों को डोमेस्टिक वायलेंस? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का। जी जी बिल्कुल। सीआरपीसी में सेक्शन 156/3 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लड़कों के लिए प्रावधान रखा गया है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी नहीं है कि लड़की ही करे, लड़के भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो लड़की दहेज का डिमांड कर रही है, लड़के दहेज का डिमांड करते हैं। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां भी डिमांड करती है, लड़की की जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा डिमांड करना, ऐसे केसेस अमूमन कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर होता है, ये भी होता है, अगर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना करने लग गई, आपसे डिमांड ज्यादा करने लग गई, तो आप उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकते हैं। आप सीआरपीसी 156/3 के तहत आप डाल सकते हैं लड़के। एक मैं आपसे केस डिस्कस करना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक आदमी है जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है, उसकी पत्नी है, वो अपनी पत्नी को घर खर्च और बाकी सारी सभी चीजें देता है, और उसके अलावा वो एक्स्ट्रा डिमांड उससे करती है कि मुझे आज ये भी चाहिए, मुझे वहां जाना है, मुझे ये घूमना है, थोड़ा सा मुझे पैसे और दीजिए। और अगर वो मांगती है पैसा, तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? इसे महिला का अत्याचार देखा जाएगा या अधिकार? महिला का अधिकार या अत्याचार? हाँ, इसको अधिकार कहेंगे या अत्याचार पर लेकर के आएंगे कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहेगी नहीं जी, आपका तो ये, इसका तो अधिकार है, आपको देना होगा इतना पैसा। देखिए ज्योति जी, अधिकार और अत्याचार की एक सीमा रेखा है। अधिकार तब तक है जब तक एक हमारी जरूरत पूरी हो रही है। अब जरूरत की सीमा भी रेखा है, हमें खाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ाई का खर्चा भी पति उठा सकता है, ये सब अधिकार है। खाना पीना, रहना, कपड़ा, मकान और खर्चा, मतलब थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए और जेब खर्च देना अधिकार है। अत्याचार की बात की जाए, महिलाओं की तरफ से या पुरुष की तरफ से, दोनों की तरफ से, वैसे देखा जाता है पुरुषों में अक्सर शोषण अगर लड़कियां करती हैं, छुपाने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें शर्म आता है, और इस वजह से कई बार मानसिक बीमारी से भी लड़ भी रहे होते हैं लड़के। दोनों तरफ से बात है, लेकिन लड़के ज्यादातर छुपाते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर लड़के की सैलरी है 30,000, हाँ, और खर्चा हो रहा है 40,000, अब लड़का अगर मानसिक रूप से बीमार होते जा रहा है और उसका डिमांड खत्म नहीं हो रहा, तो इसको भी एक तरह से वैसे ही माना जाएगा जैसे लड़की से जरूरत से ज्यादा डिमांड करना। वो लड़का घर से पैसे मांग मांग के चला रहा है, तो वो सीआरपीसी अपने जो धारा है 156/3 में कानून की मदद ले सकता है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अगर हम इतिहास देखते आए तो सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं के साथ हुआ है। बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जिसमें पता चलता है कि लड़कियां परेशान कर रही है लड़कों को, या लड़कियां ऐसे केसेस कर रही है, लड़कियां गलत है। ये बहुत कम मामले में हमें देखे गए हैं। इसका लड़के भी फायदा उठाते हैं, लड़कियां भी उठाती। लड़कों के मामले में जहां तक है वो थोड़ा सा समाज में इज्जत की वजह से कुछ रियल में लड़के छुपा देते हैं मामले को, अगर रियल में हो रहा होता है। कई केसेस ऐसे भी देखे कि लड़कों ने आत्महत्या तक कर ली है लड़कियों से परेशान। अभी हाँ, हमने जो सुभाष का केस देखा था जिसमें कि वो अपनी पत्नी से परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया। तो जो हाँ जी, इसमें हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है जी, जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, अभी आपने हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कई सारी धाराओं के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसमें भी जानेंगे कानूनी पहलू क्या है जी। इसमें भी जानेंगे कि एक वरिष्ठ पत्रकार किस नज़रिए से देखती हैं, और इसमें ये भी देखेंगे कि एक मनोविज्ञान की डिग्री लेने वाली वो किस तरीके से सोचती है इस बारे में। तो सबसे पहले हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे हम आपके उस वाले पहलू पर जाएंगे जहाँ पे आप मनोविज्ञान के तौर पर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप सवाल बहुत अच्छा करते हैं और ये हम सबों के लिए अच्छा है। देखिए, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाना चाहिए, कोशिश ज़रूर करना चाहिए। हर वो रिश्ता एक जहर है जिसमें जबरदस्ती निभाने की दुहाई दी जाती है। देखिए, पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स लोग निभा जाते थे रिश्ते, क्योंकि अब क्या हो गया, इक्वल एजुकेशन, हम दो लोग बराबर के हो गए, चाहे लड़के हो या लड़कियां, हम बराबर का एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हम भी नौकरी करने जाते हैं, लड़कियां भी नौकरी, हम गर्ल्स भी नौकरियां करने जाते हैं, लड़के भी करने जाते हैं। और होता है क्या कई मामले में कि लड़की नौकरी भी करेगी, घर का काम भी करेगी। ऐसे में कई बार टॉक्सिक रिलेशन का ये भी जिम्मेदार होता है। लड़के भी नौकरी कर रहे हैं, वो घर हमेशा संभल के रहता है, जिसमें दोनों बराबर का, बाहर भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो घर में भी बराबर का काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होता है। अगर बाई चांस जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या लड़की पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, कुछ आदत पसंद नहीं है, कोई भी अगर ऐसे रिश्ते चल रहे हैं, पहले तो कोशिश करो निभाने की, जितना हो सके आपस में बात करो। काउंसलिंग, अगर मनोविज्ञान की बात करें, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और रिश्तों में अगर पति पत्नी अपनी माँ की बात सुनता है, या लड़की अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, लड़का सुनता है, तो उनके रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। माँ बाप तब आए जब देखे कि हाँ, अब इनसे निभ नहीं रहा है। क्योंकि अक्सर माँ बाप वो करते हैं काम कि अरे यार, तेरा पति ने ऐसे कैसे बोल दिया, पति केवल तेरी बहू ने कैसे बोल दिया, औरत है औरत जैसे रहे, लड़कियां काम करके आ रही है, अरे काम करके आई है तो क्या रात को क्यों आई है, ऐसी कौन सी नौकरी है, जबकि जॉब में वो भी करके आ रही है। इसमें क्या है कि इसमें रिलेशनशिप, अगर जॉब कर रहे हैं कुछ भी, तो इसमें रिलेशनशिप खराब होने लगता है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसके वजह से भी रिलेशंस में दिक्कतें आती है। लेकिन मेरा ज्योति जी ये कहना है कि जबरदस्ती, कई बार पेरेंट्स का, कई बार समाज का, कि रिश्ते निभाने ही निभाने, क्या कहेंगे, इमेज फैक्टर आपको ज़्यादा, आप कितने दिन संभाल लोगे रिश्ते को, कितने दिन, 1 साल 2 साल 3 साल, एक दिन फटेगा। टॉक्सिक रिलेशंस जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, बात अब रिलेशनशिप की हो रही है, पहले भी तो हस्बैंड वाइफ रहते थे, पहले क्यों नहीं डाइवोर्सेस इतने सारे हमें देखने को मिलते थे, पहले क्यों निभा लिया जाता था, अब क्यों नहीं निभाया जा रहा है? क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम मॉडर्न इंडिया बन रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि हमें एजुकेशन पर्याप्त मिल रहा है, पेरेंट्स उतनी ही केयर अपने बेटे की करते हैं जितनी बेटी की करते हैं, क्या ये कारण आपको लगता है कि आज जो रिलेशनशिप, क्योंकि होता ये है कि कहीं ना कहीं इस बात की भी तो छूट दी जाती है कि बेटी ने कहा मैं नहीं रह सकती इस रिश्ते में, माँ बाप ने कहा छोड़ो घर, आ जाओ। सही बोल रही हैं, लेकिन मैं आपको
इसका रूट बताती हूँ, जो मैंने एनालाइज किया था। कुछ फैमिली आती है मेरे पास, देखिए इनमें ज़्यादातर गलतियाँ होती है लड़कों की माँ की, माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरे को बोलना होगा। देखिए हमारी जो माएँ होती है ना, जो हम मे भी हमारे आने वाले बच्चों के साथ ऐसा ना हो, हम लोग अभी इस एज में हैं कि हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं लड़के जो होते हैं पुरुष प्रधान है हमारा। अभी भी अगर लड़के और लड़की की बात की जाए तो माएँ हमेशा बेटों को ये सिखाती है तू लड़का होके झाड़ू लगाएगा, तू लड़का होके पोछा लगाएगा। लड़की जो है वो झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, काम भी कर रही है, ऑफिस का काम भी संभाल रही है। एक चीज बोला भी जाता है कि लड़की हो, घर का काम नहीं आता तुम्हें, बिल्कुल लड़की होकर के भी तुम घर का काम नहीं कर पाती हो, कैसे जाकर तुम सरवाइव करोगी अपने ससुराल में। वो लड़की घर का काम भी करती है और कैसे जाके वो ऑफिस का काम भी करती है। लड़कों को भी, हर माँ बाप को चाहिए लड़कों को भी सिखाए कि बेटे इन फ्यूचर, क्योंकि आने वाले दिनों में एक कमाई से किसी का घर नहीं चलता, बीवी भी आएगी पढ़ी लिखी कमाई करने। आपको सिखाना चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स की बड़ी गलती होती है कि बेटे आप भी हेल्प कीजिए, आपकी बीवी बाहर से आती है उसकी मदद कीजिए, आप उसके साथ ऑर्डर मत कीजिए। लड़की की माँ को भी सिखाना चाहिए कि बेटे आप बातें हो तो आप भी जॉब कर रहे हो, कोई बातें थोड़ा कूल हो जाइए, प्यार से समझाइए। लेकिन अगर लड़कों को ये लगता है कि भैया मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों करूँगा काम, ये काम मेरी बीवी का है, और अक्सर हमारे समाज में बीवियाँ ही करती है, घर बार दोनों संभाल देती है। लेकिन लड़के अगर आगे काम से तो वो घर का ही संभाल रहा है, घर का नहीं संभाल रहा, सिर्फ ऑफिस का संभाल रहा है। तो ये भी टॉक्सिक रिलेशन का बहुत बड़ी वजह होती है। अगर हमारे पेरेंट्स ये सिखाए, जैसे कि मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, बेटी को भी झाड़ू पोछा लगवाना सिखाती हूँ, बेटे को भी सिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर वो शादी करता है तो खाली बीवी पे डिपेंड, बीवी खाली वो बर्डन ना उठाए। अगर हम लोग लड़के और लड़की इक्वल है तो क्यों भाई लड़की ज़्यादा काम करे, घर का भी करे बाहर का भी करे, भाई लड़के तुम भी करो। है तो हम इंसान के बच्चे, है तो हम मानव ही ना, वो उतना ही बॉडी स्ट्रक्चर है। क्यों आप इसलिए लड़के हो क्योंकि घर का काम आप नहीं कर सकते हो? ये हमारे पुराने टाइम पे था, जब हमारा कल्चर था, जब औरतें घर में सिर्फ काम करती थी तब बात अलग थी। लेकिन अब तो आपने बराबर रख दिया ना, बराबर रख दिया तो हर चीज़ में बराबर रखी है ना। फिर ये हम पेरेंट्स को, हम समाज को ये समझना पड़ेगा। नहीं, वो भी इंसान है, वो घोड़ा नहीं है भाई। लड़की अगर काम करके आ रही है वो भी थकती है, वो भी ऑफिस में। लड़की अगर घर में एंटर कर रही है तो वो चप्पल उतार करके अपना सामान रख के सबसे पहले पानी पीने के लिए जाती है। जी। लड़का अगर आता है वो भी चप्पल अपने वैसे ही दरवाजे के बाहर उतारता है, लेकिन उसके लिए पानी लेकर आया जाता है। तो ये सोच क्यों ना रखी जाए कि अगर वो आ रही है, और ये ज्यादातर मिडिल क्लास में हमें देखते, यही सोच को अगर हम अभी से खत्म करना स्टार्ट करें ना तो हमारे आने वाले बच्चों में हो सकता है आपसी रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगे। ये चीज ना आए, ये चीज बहुत बड़ी वजह है। तो परवरिश कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ? कि अगर आपको ये चाहिए कि आपका बच्चा आगे अगर शादी के बंधन में बंध रहा है तो वो अच्छे से निभा सके, अगर उसे स्त्री का सम्मान, अपनी पत्नी का सम्मान करना आएगा। बिल्कुल। और सम्मान इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे स्त्री को सम्मान मिला तो उसने किए, अब उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन बात हो रही थी टॉक्सिक रिलेशनशिप की। तो आपने बताया एक मनोविज्ञान के तौर पे कि किस तरीके की समझ होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अब इसे कानून के नज़र से देखें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को किस तरीके से कानून में रखा गया है और क्या क्या अनुच्छेद हैं जी टॉक्सिक रिलेशनशिप को, किस तरह की सज़ा है इस पर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अगर हम इस पे बात करें, मानसिक उत्पीड़न ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे फिजिकल आप टॉर्चर करते हैं ना, वैसे मेंटली टॉर्चर को भी बहुत बड़ा अपराध माना गया है। ये अगर कहे तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 73 के तहत अपराध माना गया है, इसमें भी सजा है। किसी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न, चाहे वो आप डांट के या आप किसी भी तरह का इससे अपशब्द बोल के मिसबिहेव करके करते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है कानून की नज़र से भी। तो आप सेक्शन 73 के तहत आप इस पे भी केस दायर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान मेंटली डिप्रेशन में जाता है तो किसी भी हद तक अपना भी और किसी का भी नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाता है, या वो खुद परेशान हो जाता है, पूरा रिश्ता खराब हो जाता है। ये एक तरह से, इसको वैसे शब्द से ही नहीं, एक तरह से हत्या ही है। इंसान पागल हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। तो ये दोनों ही स्थिति में
दोनों ही व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बिल्कुल, दोनों प्रताड़ित तो दोनों ही हो रहे हैं, क्योंकि आज के पहले ये होता था कि महिलाएं उतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था उन्हें, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाती जी। आज की डेट में महिलाएं जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी के आश्रित में नहीं रहना पड़ता है, वो खुद कमा सकती हैं, खुद कर सकती हैं, इंक्लूडिंग अपने बच्चों का भी कर सकती हैं। तो जैसा कि कहा गया कि भाई महिलाएं भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आती हैं। अब हम ज़्यादातर केसेस देखते हैं डाइवोर्सेस के, जी। तो ये रिलेशनशिप की ही वजह है, इस तरह के रिलेशनशिप की वजह कि भाई अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। और अच्छा, सिर्फ इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप कहेंगे या ये भी कह सकते हैं कि कई बार डाइवोर्स की वजह ये हो जाती है कि महिलाओं को अपने पति से एलिमनी, क्योंकि कई बार हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो उनका ये भी होता है कि चलो ज़िंदगी ऐश मौज में कटेगी, हस्बैंड तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन पैसा है तो शादी करो, देन डाइवोर्स दे दो। कई केसेस ऐसे भी हमने सुने हैं। देखिए, एक महिला होने के नाते और एक मनोविज्ञान की छात्रा भी रह चुकी हूँ मैं, कोई महिला तब तक डाइवोर्स, इन छोटी चीज़ों में डाइवोर्स नहीं लेगी। कोई अपना घर जल्दी नहीं खराब करते। हाँ, अगर उसका कोई और बॉयफ्रेंड है, कोई और है अलग, तब अलग बात है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि हमें पैसा मिलेगा हस्बैंड से मैं डाइवोर्स ले लूँ, नहीं। वो तब डाइवोर्स तक जाती है जब वहाँ से टॉर्चर होना स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा अगर आदमियों की कंप्लेंट सुने कि जो मेल होते हैं जिनके ऊपर डाइवोर्स के केसेस चलते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि मेरी पत्नी तो मुझसे डाइवोर्स ही इसलिए लेना चाहती है ताकि उसे एलिमनी मिले और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि उसमें अगर बच्चा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है, जब बच्चा नहीं होता तो कम मिलता है, बच्चा होता है तो एलिमनी भी ज़्यादा मिलती है। और डिपेंड व्यक्ति के इनकम पर भी करता है और उसकी संपत्ति पर भी करता है कि उसे कितना मिले। तो कोर्ट भी सवाल करेगा ना, भाई अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ रह के भी तो उसको फायदा हो रहा है, तो कुछ तो तुम ऐसा कर रहे हो ना कि जो तुमसे अलग होकर तुमसे पैसा लेना चाहती है। कोर्ट सवाल करेगा ना कि अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसा बहुत है और मुझसे अलग रह के पैसा ही लेना चाहती है, तो कोर्ट सवाल करेगा ना क्यों अलग रहना चाहती है। क्या उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? ऐसा तो नहीं है कि बेचारी अच्छे से रह रही है, तुम अच्छे से प्यार से रख रहे हो तो क्यों अलग रहना चाहेगी? वो तो तुम्हारे साथ फायदे में ना, वो तभी अलग रहना चाहेगी ना जब तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो या तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उसका कोई अफेयर है। तो कानून तो हर चीज को देखता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्रूफ, साक्ष्य। बिना साक्ष्य, इवन आप मानसिक उत्पीड़न हो रहे हो और आप बोल दिएंगे मानसिक उत्पीड़न हो रहे हैं, कोर्ट प्रूफ मांगेगा। कैसे? आप मानसिक उत्पीड़न कैसे हो? आपको पर्ची चाहिए जी। कि आपने कहा कि प्रूफ मांगेगा। मान लीजिए कि एक औरत है, वो पूरे दिन फैमिली से और सब जगह से बातें सुनती है, हस्बैंड आता है थका हरा और वो पूरे दिन की कथा उसे सुनाती रहती है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें होना शुरू होता है, तो उसको चाहिए डाइवोर्स। आदमी को चाहिए डाइवोर्स क्योंकि वो ज़िंदगी सही से नहीं जी पा रहा है। हमने बहुत सी केसेस में ऐसा देखा है कि महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही गलत होते हैं, हर वक्त एक ही तबके को गलत ठहराना भी सही नहीं होता, क्योंकि हमने कई सारे केसेस देखे। तो महिलाएं पूरे दिन का गुस्सा शाम को अपने पति पर निकालने के लिए कि चलो अब आए तो मैं सुनाऊं, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, और यही लड़ाई का कारण होते हैं। अगर इस तरह के केस में ऐसा कोई केस आ जाए तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? ज्योति, ऐसे केसेस में सबसे पहले कोर्ट है ना, डाइवोर्स केस जो भी हम लोग डालते हैं ना, उसके पहले हमारा होता है काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग होता है। कोर्ट कभी जल्दी डाइवोर्स नहीं देता वो उन सबको टाइम देता है। एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हम लोगों में झगड़ा हो क्यों रहा है, और हम लोगों के बीच में एक तीसरे की जरूरत होती है जो समझाए, भड़काए नहीं। उसके लिए कोर्ट रखा है काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग होती है, उसमें काउंसलिंग में भेजता है पहले कोर्ट। लड़के को भी समझाता है, लड़कियों को भी समझाता है, दोनों की प्रॉब्लम सुनता है। और जब उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि डाइवोर्स तक की नौबत आती ही नहीं है, वहीं से वापस जाके फिर से साथ रहने लगते हैं। कोर्ट कभी भी, न्याय कानून कभी भी किसी को भी संधि विच्छेद, परिवार से जुदा नहीं होने देता। तभी डाइवोर्स का केस, जब तक पति पत्नी दोनों ना बोल दे हाँ हमें डाइवोर्स चाहिए, कानून नहीं देता, वो टाइम लगाता है। वो हमेशा मौका देता है। किसी एक तरफ से अगर रुका हुआ है तो वो रुका थोड़ा सा टाइम लगाता है, थोड़ा वक्त लगाता है, समझाने का मौका देता है। ज्यादा फेवर फीमेल्स का लिया जाता है या मेल का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दोनों बराबर होते हैं, दोनों को सुना जाता है। अगर ऐसा होता फीमेल का सुना जाता तभी तो आधे से ज्यादा पुरुष हमारे
चक्की पीस रहे होते हैं किसी न किसी केस में। ऐसा नहीं है, किसी का पक्ष नहीं लिया जाता, पक्ष चाहे सही हो या गलत हो, प्रूफ के आधार पर होता है। साक्षी बहुत मायने रखता है। आपको मैंने अभी बता रही थी कि अगर बाई चांस लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है मुझे मानसिक उत्पीड़न होता है इससे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर बैठूंगा, मेरे को नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती है, बोलने से थोड़ी हो जाता है। फिर उसको डॉक्टर की पर्ची चाहिए हो कि हाँ भाई ये 3 महीने से दवाई खा रहा है, ये 3 महीने से खाना नहीं खा रहा है, इसमें कई बार से बीमार है, मतलब कितने 15 दिन 20 दिन से मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। कहीं अगर लड़के ने मारा, लड़की ने मारा, चोट है, वो सब चाहिए होगा हमें। अगर जैसे लड़की कोर्ट केस करती है और बोलती है मुझे मारता पीटता है, क्या प्रूफ है मारता पीटता है? तुम्हें जब मारा तो क्या पुलिस को तुमने कंप्लेन किया? तुम्हारा फिजिकल वो चेक हुआ आपका कि मारा गया है, पीटा गया है, आपका हुआ? वो सब देखा जाता है। तो ऐसे नहीं है, प्रूफ के बिना कोर्ट को पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन माना क्या जाता है? साक्ष्य, प्रूफ। तो प्रूफ में ये है, आपने बताया कि अगर नहीं होता तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है। प्रूफ मायने रखता है, साक्ष्य। जी। अच्छा, अब रिलेशनशिप की बात, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात अगर हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखें, जो क्योंकि आपको पत्रकारिता करते हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, तो उस समय क्या इतने ज़्यादा केसेस टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर के आते थे? और उस समय अगर केसेस होते थे इस तरह के, तो वो किन चीज़ों पर होते थे और अब किन चीज़ों पर होते हैं? दोनों में थोड़ा सा बहुत फर्क डिफरेंस बताइए। बहुत फर्क है। पहले पति पत्नियों की लड़ाई होती थी, मारपीट होता था, ज़्यादा डाइवोर्स हो जाता था। अब तो डाइवोर्स ही नहीं हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, या दोनों में से कोई एक अपने आप को खत्म कर रहा है। टॉक्सिक रिलेशंस जैसी शुरुआत होने लगे, कोशिश करो संभालो, जबरदस्ती मत करो, दोनों तरफ से कोशिश करो, हो रहा है। इधर लड़की के माँ बाप को भी नहीं चाहिए, लड़के के माँ बाप को भी नहीं चाहिए। जब लग रहा है कि मामला बिगड़ते जा रहा है तो मामला और ही बिगड़ेगा। सुधारने की कोशिश करो, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार अगर ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा तो जबरदस्ती 2 सांपों को मत रखो साथ में। आप बेहतर है उन लोगों को आराम से जियो ना। फिर अगर ये गाड़ी नहीं चल रही, अगर कहते हैं 2 पहिया का वाहन है, अगर एक का ट्रैक्टर का पहिया लग गया स्कूटर में, दूसरे में स्कूटर का पहिया है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एक्सीडेंट तो होना ही होना है और मरना ही मरना है। तो बेहतर यही है कि आप बहुत प्यार से अलग हो जाइए। जबरदस्ती रिश्ते चलाने की क्या जरूरत है? भाई बहनों में लड़ाई होता है या किसी में लड़ाई होता है, हम लोग अलग हो जाते हैं ना प्यार से, भैया मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जबरदस्ती चलाने के लिए क्यों प्रेशर दिया? अब वो जमाना नहीं रहा। माँ बाप पहले के जमाने बड़े ही कूल हुआ करते थे, दादा दादी सपोर्ट, अरे रहे लो साथ, रहे लो साथ। तब इतना ये कंसेप्ट नहीं था कि आप लोग बराबर में हैं, सब कुछ है, क्योंकि अब सब कुछ हमें अपना हक पता है, दोनों को पता है। लड़के वहीं के वहीं रह गए कि यार हमें लड़का में आके ये काम करूंगा वो करूंगा, वो लड़की होके मुझसे जवाबें लगा रही है। नहीं, बहुत सारे मायने रखते हैं, लेकिन अगर जहाँ रिश्ते में जहर पनप गया है तो जहर तो मौत का कारण होता है। अच्छा, अभी हमने कुछ केसेस देखे, जैसे कि मुस्कान मेरठ वाला जो केस था, मुस्कान सोनम, बहुत ही दर्दनाक था जी, जहाँ पे एक जो विक्टिम था, जो हम ज्यादातर सुनते हैं कि महिला विक्टिम है या कोई बच्ची विक्टिम है, कोई लड़की विक्टिम है, कोई ओल्ड लेडी विक्टिम है, बहुत सारे केसेस हमने सुने। लेकिन ये जो केस था ये बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था कि एक पुरुष को काट करके और ड्रम में रखा गया है और सीमेंट से भर दिया गया है। तो ये जो केस है, जो अमानवीय हत्या कहेंगे, क्योंकि हत्या का भी एक अपना एक दायरा होता है कि आप हत्या किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह की हत्या थी। एक मनोविज्ञान किस छात्र होने के नाते आपने डिग्री ली है इसकी, किस तरीके से सोचती हैं इस बारे में? देखिए, ये षड्यंत्र करके किया गया है, जो कि अपने बीएनएस के तहत षड्यंत्र करके जो हत्या की जाती है वो 109 में आता है, 109 धारा में आती है। पहले हत्या 307 में आता था, लेकिन अभी चेंज हुआ है तो अब 101 में आ गया वो धारा। अब ये है कि षड्यंत्र करके हत्या की गई है। देखिए, एक होता है कि षड्यंत्र करके जो हत्या की जाए, 300 माफ कीजिएगा, जो हत्या का था 302 था, हाँ, अब वो चेंज होके 101 में आ गए हैं जी। और जो षड्यंत्र करके हत्या होती है, षड्यंत्रकारी किया गया, षड्यंत्र करके, वो 111 में आता है, धारा 111 में आता है। देखिए, 2 तरह के, आपको थोड़ा हत्या के बारे में बता दूं कि अगर बाई चांस सडन गुस्सा आ गया और हमने मार दिया, उसके लिए
सज़ा थोड़ा उतना हार्ड नहीं है। लेकिन अगर कोल्ड ब्लड है, जैसे इसने किया, मुस्कान ने बहुत सोच समझ के काटा, फिर उसको सीमेंट में डाला, फिर घूमने चली गई, यानी वो पूरा प्लान था षड्यंत्रकार करके, तो ये हत्या, ये जघन्य अपराध में माना जाता है। इसमें कई बार सजा फांसी पे तक जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास कितने प्रूव है। अब आप कह रहे हैं कि टॉक्सिक रिलेशन इतना कैसे हो गया, देखिए दोनों तरफ समझने की ज़रूरत है। औरत, महिलाएं जो होती हैं, इवन मानव की बात करूं, मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो कहीं ना कहीं कोई भी क्रूरता तब तक नहीं करता जब तक अति ना हो जाए। लड़कों के लिए तो अलग बात है, औरत एक ममतामयी मानी जाती है, महिला हमेशा कूल नेचर की मानी जाती है, उनमें दर्द होता है। इवन आप देखो कि मच्छर भी मर जाए, चींटी भी मर जाए, मुर्गी भी कट जाए, इवन नॉन वेजिटेरियन लेडीज को भी मैंने कई बार देखा है कि वो चिकन को, मुर्गे को कटते हुए नहीं देखती हैं। ठीक है, तो औरतें जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि आखिर इतना क्या हुआ कि औरत ने ये कदम उठा लिया। मतलब आप काट रहे हो यार, आप किसी को, अपने पति को कैसे काट सकते हो जो आपके 2 बच्चे का बाप रह चुका है, उसको काट के आप ड्रम में डाल दियो, सीमेंट से पैक कर रहे हो। ये अपने आप में एक सोची समझी षड्यंत्र है आपका। लेकिन एक चीज और, वो औरत अकेली नहीं थी, औरत शायद इतना जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दे पाती या नहीं देती। दोनों केस में, मुस्कान का हो या सोनम का भी, मैं दोनों का, उसमें उसके साथ लड़का था, साथ में बॉयफ्रेंड कथित रूप से जो भी था। अब जब दोनों का दिमाग मिल गया तो लड़कियां अक्सर है ना, फिर इश्क हमेशा गद्दार, अगर इश्क गद्दार भी है ना, जीत जाता है। तो लड़कियां अक्सर अपने प्रेमी की बात सुनती है, फिर अब क्या सबूत भी तो मिटाना है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से मेरा जो बॉयफ्रेंड है या जो मेरे को प्यार करता है मुझे फंसने नहीं देगा, फिर उस तरह करके एक जघन्य अपराध का रूप दे देती है। मतलब प्यार में वो इतनी अंधी हो जाती है कि उन्हें अपना पति नहीं दिखता। पति क्या, फिर कोई भी नहीं दिखता। ये मामला लड़कों में भी चलता है, सिर्फ लड़कियों की जगह ही नहीं होती है। लेकिन हमने इस तरीके का जो वायरल केस है वो अभी तक सुना नहीं था, अभी हम पहली बार सुन रहे हैं। और जिसमें कि हमने बहुत से मीम्स सुने कि एक कहानी सी बना दी गई कि पुरुषों पर, स्त्रियों पर वर्षों से अत्याचार होता आ रहा है, किसी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया, किसी ने उस पर इतने सारे मीम्स नहीं बनाए जितना कि एक पुरुष पर हुआ, तो पूरा पुरुष जाति ही घबरा गया। देखिए चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अपराध अपराध है। ये मीम्स तो चलते रहेंगे, अपराध अपराध है, चाहे औरत ने किया या मर्द ने किया, अपराध अपराध है। मेरा सिर्फ एक कहना है ज्योति, अगर आपने ये क्यों किया अपराध, क्यों मारा, दोनों के बॉयफ्रेंड थे, दोनों को इश्क था, ये लड़के भी मारते हैं लड़की को, क्यों मारते हैं, इश्क था ना। अरे यार, जब तुम्हें इश्क करने की हिम्मत है तो बोल दो ना, समाज में बोल दो ना, परिवार में, कि मैंने इश्क किया है। हत्या करने से अच्छा है इश्क किया है तुमने, मैं उससे शादी करूंगी, मैं उससे शादी करूंगा। ये हत्या का आरोप तो मत लो, किसी के परिवार को तो मत तोड़ो। तुम ये क्या कर दिए हो? प्रेम करने की ताकत है, सच बताने की ताकत नहीं है, हत्या करने की ताकत आ गई तुमने। अगर तुमने शादी की, क्यों नहीं छोड़ देता हो, जब उससे थोड़ी चलता। जी नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया ना, मेरा है ना अफेयर, भैया मुझसे नहीं निबरा कोर्ट दे देगा। तुम समाज से, इन सब से बचने के लिए तुम इंसान भी नहीं, जानवर हो गए हो। और आज कहाँ हो, आज या तो फांसी होगी या तो जेल जाओगे। प्यार किया है ना, कोई पाप तो नहीं किया ना। चलो शादी के बाद भी किया, कौन रोक रहा है आपको, हो जाता है प्यार। हाँ, प्यार तो हो जाता है। से खुश नहीं है तो आप दूसरा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको खत्म नहीं करना, उसको रोक देना। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं रह सकते, बिल्कुल सबसे देखिए, डाइवर्स गुनाह नहीं है। हाँ। रिश्ते नहीं, ये बहुत अच्छा एक डाइवर्सन है, हट जाओ, नहीं निभरा भाई, हाथ जोड़ा हो गया, खत्म करो किस्सा। जी अच्छा, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से हमने मुस्कान का देखा कि उसने बॉडी के पार्ट काट दिए और उसके बाद उसने इस तरह की चीज़ें की, तो ये मानसिकता जो है ये कैसे उत्पन्न कैसे होती है? मतलब अगर दिमाग का सोचा जाए कि मतलब किसी, आपने अभी बताया कि स्त्री चींटी को नहीं मार सकती जी, लेकिन वो काट रही है, तो उसके लिए उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो काटने के लिए तैयार हो गई?
देखिए, दो चीजें हैं। अभी देखिए इस पे केस चल रहा है, इस पे ज्यादा बोलना अभी उचित नहीं होगा। मैं आपको ये कहूंगी कि अब इतिहास कैसा उसके साथ व्यवहार हो रहा था। पहली बात, एक लिमिट क्रॉस होता है सहन करने की हर चीज का। वो आदमी कैसा व्यवहार कर रहा था, या जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसको क्या इतना ऐसा क्या प्रवोक कर दिया कि उसके सामने उसका पति कट रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ अच्छा, रहा। वो नशा करती थी तो नशा हाँ, इसका ठीक है, बहुत कारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो आप मेंटली परेशान हो। हम्म इंसान जब परेशान होता है, दिमाग ऑलरेडी काम नहीं कर रहा होता। जब इंसान ऑलरेडी दिमाग से परेशान होता है, परेशानी है, मेरा पति है, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, कहीं ना कहीं पति को पता होगा, पता चल गया होगा, चल जाएगा, वो मानसिक रूप से तो परेशान रहता ही है। कहीं ना कहीं से वो मानसिक रोगी हो चुका है। अब सोचने समझने की प्रवृत्ति उस तरह की नहीं है जैसे आम इंसान की होती है। उसके बाद आप नशा करते हो। नशा क्या करता है, आपके जो दिमाग में जो सोच रहे हो भ्रम, इल्यूजन, उसको वो और भी उसके ओरा को उसको ज्यादा ही सच साबित करने लगता है। उसको ये लगने लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी गलत है। एक तो आप मेंटल रूप से परेशान है, आप मानसिक रूप से आपका हल्के से डिप्रेशन में है। नॉट डिप्रेशन में, पति भी है साथ में, बच्चे भी हैं आपके, आपको कहीं और शादी हो रही, किसी और से अफेयर है, तो कहीं ना कहीं से उसके बाद आप नशा कर रहे हो। तो नशा क्या करता है, आपको पुशअप करता है, आपको इल्यूजन आपके माइंड में ये डालता है कि भाई हम जो है वो सही है। और उसके बाद अगर कोई कह देता है कि आप देख लीजिए, जितने भी चाहे सोनम का मामला भी हो ना, नशे में ही सब कुछ हुआ है ना। नशा आपको प्रोवोक करता है, लेकिन वो तो ये कहेंगे ना कि हम तो डिप्रेशन में चले गए, हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए हमने नशा किया, और नशे के बाद फिर ये चीजें हो गई। नशे के बाद हो गया, तो नशे में एक ही बार में होता है, ये बहुत स्लो हुआ है। नशे में या तो इंसान एक ही बार मार देगा धपाक करके। आपने नशे में इतना प्लान कैसे कर लिया, किसी की बॉडी को काट के सीमेंट के अंदर कैसे डाल दिया। यानी आप प्लान्ड हो ना, आप पूरे प्लान्ड हो। चाहे वो सोनम में भी ये हुआ कि आप पहाड़ में गए, धक्का मार दिया, उसको फावड़े से सिर पे मारा, 2-3 बार सिर में मारा, फिर उसके बाद किया, तो ये आप प्लान्ड हो ना। नशा यार, जो भी घटनाएं, चाहे सोसाइटल टेंडेंसी जिसकी भी होती है, किसी को गुस्से में अगर एक ही बार में हो जाए तो वो अलग चीज है। आप तो पूरा सोच समझ के अपने सामने आप सब कुछ कर रहे हो। ये तो आप जघन्य अपराध कर रहे हो, अपराध से भी अपराध। मतलब कहाँ जा रहे हैं आपकी मानसिक, कहाँ जा रहे हो आप? तो राक्षस और कसाई होते जा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कसाई काटता है मुर्गे और बकरियों को, आप काट रहे हो ना, उसको काटने में भी दर्द होता है। 2022 की बात करें तो जो श्रद्धा वॉल्कर थी, उसके साथ भी यही हुआ था कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, और बाद में फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे काटा और फ्रिज में रख दिया। तो क्या ये जो कहानी होती है, इसी को देख करके लोग सीखते हैं आगे? देखिए, ये चीज तो दिमाग में आपने देखा होगा कि कोई एक घटना घटती है तो लगातार वही घटना घटने लगती है। अगर ये कहानी से सीख रहे तो ये भी तो सीखो, उसका हुआ क्या, वो जेल में है ना। परिणाम से डरना चाहिए। परिणाम, आप तो रिजल्ट देखिए ना क्या हो रहा है, जिंदगी खत्म उनकी। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि महिला है कोई और उसने इस तरह का अपराध किया है। एक अपराध होता है, एक हत्या होती है, और एक ऐसी अमानवीय हत्या होती है। दो तरह की हत्या है, जिसमें कि मुस्कान की जो हत्या है वो धीरे धीरे करके हत्या की गई है, और मतलब बॉडी के पार्ट को इस तरीके से रखा गया, एविडेंस को मिटाया गया। तो ऐसे केस में, क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ है, उसका बॉयफ्रेंड भी है, दोनों को अरेस्ट किया गया है, तो क्या उसकी जो पत्नी, जो ये मुस्कान है और जो जिसकी डेथ हुई है, उसकी जो पत्नी है, क्या वो जो है उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी? देखिए, कानून तो यही कहता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड हत्या है। अगर कोई घटना घटी और मारपीट हुई और तुरंत वो मर जाता है, एक ही बार चाकू मारा या कुछ किया, मर गया, उसमें फिर भी माना जाता है कि चलो सडन डेथ हो गई, तुरंत गुस्सा आया, तुरंत मार दिया गया। क्योंकि गुस्सा, ये जो अपराध की प्रवृत्ति आती है, अचानक आती है, 1 से 2 मिनट ज्यादा रहता है। लेकिन आपने बहुत सोच समझ के, बॉयफ्रेंड सब दोनों केस में थे, यानी आपने बनाया है। एक होता है हत्या हो गई, अचानक लड़ाई हुआ, मार दिया एक दूसरे को, वो अचानक हो गया, वो सब अचानक हो गया, गुस्सा आया, हो गया। लेकिन आप प्लान थे ना, बॉयफ्रेंड था साथ में, आप मार रहे हो, उसमें पहाड़ से धक्का देने से पहले उसको सिर में मारा गया,
पहाड़ से धक्का दिया गया, इस वाले मामले में, सोनम वाले मामले में मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया गया, मुस्कान वाले मामले में आपको उस लड़के को बॉडी को मारा गया, कट कट करके काटा गया, फिर उसको वो किया। तो ये यानी आप प्लान्ड है, षड्यंत्र है, यानी आपका दिमाग कितना टॉक्सिक रहा होगा, कितना कहाँ तक पहुंचा होगा, यानी आप एक बहुत, मतलब इसके लिए मेरे शब्द नहीं है। कैसे, चाहे वो आफ्ताब वाला मामला क्यों ना हो, चाहे ये सोनम वाला मामला हो, ये मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं और साथ में किसी का साथ मिल जाता है तो डबल हो जाते हैं। अच्छा, एक ये सवाल कि महिला को क्या फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि मुस्कान के केस में वो 2 बच्चों की माँ है, तो क्योंकि उसकी माँ को अगर फांसी मिलती है तो वो बच्चे बिन माँ के हो जाएंगे। देखिए ये सिचुएशन में क्या गवर्नमेंट मतलब जो हमारी कानून व्यवस्था है उसे फांसी की सजा देगी या फांसी की सजा से वो बरी हो जाएगी और उसके बॉयफ्रेंड को मिला? देखिए मैं पहली बात बताऊं, कानून के नजर में सारे अपराधी अपराधी हैं। सब कुछ सबूत के आधार पे चला जाएगा, साक्ष्य के आधार पर। हाँ, ये मानवीय आधार जरूर रखेगा कानून कि इसके 2 बच्चे हैं, ये जरूर रखा जाता है। ये आसपास के, क्योंकि देखिए कानून तो कानून है, लेकिन कानून देखता भी है कि आसपास इससे कई जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो ये सब अभी ये तो डिपेंड करता है साक्ष्य पे। अभी ये एक के बाद एक एविडेंस आएगा, अभी तो प्रोसेस और चलेंगे, उसके बाद अभी ये कहना थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और ये सब डिपेंड करता है, मैंने कहा, सबूतों पे। कई बार सबूत के अभाव में जो रियल में मर्डर किए हैं, सामने मर्डर किए हैं, सबूत के अभाव में वो भी छूट जाते हैं। कई बार सबूत क्रिएट कर दिया जाता है और बेचारे जो बेगुनाह होते हैं वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए कहना अभी उचित नहीं होगा कि इसको क्या सजा होगी। 2 बात है, कानून के नज़र में सब कुछ बराबर है, अपराधी अपराधी है। दूसरी बात, जब सजा दी जाती है तो ये देखा जाता है कि उसको सजा देने के बाद और कई जिंदगियां कितनी बर्बाद हो रही है, उसको जरूर देखा जाता है, मानवीय पहलू जरूर देखा जाता है। ज्योति, अच्छा, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बनता है आपसे। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं जी, और दोनों कमा रहे हैं जी, इक्वली, मान लीजिए कि भाई उसकी भी सैलरी उतनी ही है, उसकी भी उतनी ही है, तो क्या जो महिला है वो उससे घर खर्च मांगती है और वो मना करता है, तो इसमें क्या वो केस कर सकती है उस पर? अपने लिए तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप कमा रहे, महिला कमा रही होती है तो अपने लिए नहीं मांग सकती। कानून कहता है आप तो कमा सकते हो, हाँ बच्चे के लिए मांग सकती है। तो बच्चे के लिए दोनों को बराबर देना होगा या बच्चे के लिए सिर्फ हस्बैंड की ड्यूटी है? बच्चे के लिए वैसे दोनों के लिए बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि औरत कमा रही है तो पूरा औरत पे ही डिपेंड होगा। ये देखा जाता है कि दोनों में कितनी कमाई का डिफरेंस है। अगर पति के पास पैतृक संपत्ति भी है तो उसमें बच्चे का अधिकार होगा, और पति नहीं छूट सकता अपनी ड्यूटी से। पहले देखिए, औरत कितना भी ज्यादा पैसे की जाए, आर्थिक एक्सपेंस जो होता है हमारा, कि घर में अगर पैसा देगा तो कौन देगा, घर के खर्चे कौन चलाएगा, बच्चे की फीस कौन देगा, तो उसकी जिम्मेदारी, मतलब औरत आदमी से पैसा ले सकती है लेकिन आदमी औरत से नहीं ले सकता। नहीं, कई केसेस में आदमी औरत से भी लिया है पैसा। देखिए, अपने BNS एक्ट 69 में ये भी कहा गया है कि फ्रॉड करके पैसा लेना, धोखाधड़ी करके जो लिया जाता है, जैसे पहले 420 था धोखाधड़ी का, अब BNS ने करके 69 कर दिया है धारा। देखिए, अगर औरत, हाँ, देखिए बच्चों का पालन पोषण और बीवी का पालन पोषण का अधिकार तो मर्द का ही है, लेकिन अगर औरत कमा रही है तो कानून देखता है कितना कमा रही है, क्या उसका खर्चा चल रहा है, तो औरत फिर अपने लिए मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, या अगर कानून देता भी तो मिनिमम देता है, कितना उसका मतलब अपने आप को पालन पोषण कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। बच्चे में अधिकार होता है, बच्चे में अधिकार होता है कि वो पापा भी देंगे पैसा। पापा अगर दोनों का बराबर है तो कानून उसको डिसाइड करेगी कि दोनों का बराबर है, दोनों बच्चे पे कितना खर्च करेंगे, दोनों बराबर ही देंगे, दोनों का अगर इनकम बराबर है। और पैतृक संपत्ति में तो पक्का बच्चों का अधिकार होगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए कि डाइवोर्स हो रहा है और वहाँ पे हस्बैंड जो है वो नहीं कमा रहा, जो वाइफ है वो कमा रही है, तो क्या अब इस सिचुएशन में जो महिला है वो अपने पति को खर्च एलिमनी, यानी कि उसको उसके भरण पोषण के लिए पैसा देगी? हाँ, कई मामले ऐसे हुए हैं। किस सिचुएशन में ऐसा होता है? अगर पति शादी के बाद हैंडीकैप हो गया है, या पति मानसिक रूप से वो हो चुका है,
अगर वो फिट है लेकिन कमा नहीं पा रहा है तो तब तो उसको कानून का डंडा पड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं कमा रहा है भाई, तू कमा, मजदूरी कर, कुछ भी कर, कमा ना। अच्छा, क्या सब कुछ क्या बीवी करेगी? कमाने का देखो, अगर कमा नहीं पा रहा तो तुम में कमी है ना। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि औरत है, उसने डाइवोर्स दिया, उसके पास बच्चा नहीं है, वो अकेले है, लेकिन वो अब डाइवोर्स ले रही है और अपने हस्बैंड से एलिमनी भी मांग रही है, तो क्या वो उसकी हकदार? क्योंकि अगर ये चीज आदमी पर लागू होता है कि अगर वो ठीक है, कमा नहीं रहा, कमा सकता है, हाथ पैर सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है, वो जॉब करके करेगा, क्योंकि उसको जॉब करना ही पड़ेगा, उसे वाइफ नहीं देगी, उसको ऐसी सिचुएशन में आना पड़ेगा कि वो कमा नहीं पा रहा है। लेकिन ये चीज महिला के साथ नहीं है। महिला अगर महिला के सिचुएशन में कि महिला ठीक है, जॉब नहीं करती है, लेकिन वो ठीक है, तो क्या उसको जॉब करके अपना भरण पोषण करना होगा या उसे एलिमनी मिलेगी ही मिलेगी? देखिए, डिपेंड करता है। जब ये कोर्ट में डाइवोर्स का मामला आता है ना, तो कोर्ट देखता है कि लड़की का एजुकेशन कितना है, पढ़ाई कितना है, वो क्या एक्सपीरियंस है, क्या है। अगर बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, कमा ही नहीं सकती, तो कानून तो दिलवाता ही दिलवाता है। लेकिन वो पढ़ी लिखी है, जॉब कर सकती है, तो कानून कहता है तुम अपना, भले जॉब है नहीं है, लेकिन कानून ये मान के चलता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, कुछ कर सकती है, तो पूरा खर्चा नहीं, लेकिन कुछ खर्चे का हिस्सा दे देती है लड़की को। अगर लड़का ज्यादा अच्छा कमा रहा है तो तब तो देना ही पड़ेगा। और वो उस सिचुएशन में खत्म हो जाएगा जब वो शादी कर लेगी। हाँ बिल्कुल, शादी कर लिया तो फिर तो खत्म हो जाएगा, फिर तो आपका नए पति की जिम्मेदारी होगी, फिर तो वो संभालेगा। हाँ, वो संभालेगा। अब तो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, वो हस्बैंड संभालेगा, ये तो अब हस्बैंड ही नहीं। अच्छा, अगर हम न्याय संहिता की बात करें, हमारे न्यायिक व्यवस्था की बात करें, तो वहाँ पे देखा जाए तो ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए ताकि वो इक्वल आ सकें। देखिए, अगर मैं संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि दोनों लोगों में, चाहे पति हो या पत्नी है, दोनों में अधिकार समान है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो महिला पीड़ित है, ऐसा नहीं है, पीड़ित पुरुष भी होता है, लेकिन दोनों में अगर बात की जाए तो उसमें आर्टिकल 14 और 15 ने बोला दोनों में समानता का अधिकार है, दोनों में कोई ऊपर नीचे नहीं है। सिर्फ यही नहीं कहा जाएगा कि औरत है तो पीड़ित है, मर्द भी पीड़ित होते हैं, उसमें समानता से जीने का अधिकार की बात कही गई है। तो आर्टिकल 14 और 15 हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार, हमारे लिए ढांचा, हमारे लिए सुरक्षा कवच है, जिस अगर हम उस अधिकार पे चलते हैं तो आर्टिकल हमें बहुत ही, संविधान हमें बहुत ही सुरक्षा देता है। स्नेहलता जी, आपके पास पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, आप लॉयर की नज़र से भी देखती हैं, आप मनोविज्ञान की नज़र से भी देखती हैं, तो जो आज के समय की टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आज के समय जो लोगों का ब्रॉड माइंड है, उसके हिसाब से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि लोग इस रिलेशनशिप में रहें या इससे बाहर निकलें, तो किस तरीके से निकलें? क्या आप सलाह देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए ज्योति, मैंने दोनों रिश्ते देखे हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप। डिपेंड करता है आप कितने समझदार हैं, क्योंकि प्यार एक लिमिट के बाद, एक वक्त के बाद मैंने सब में खत्म होते हुए देखा है। क्योंकि प्यार जिसे बोलते हैं एक्चुअली वो होता है अट्रैक्शन। रियल प्यार जो होता है वो समझदार होता है, जो सच में प्यार होता है वो समझदार होता है, वो एक दूसरे की मानसिकता को समझता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, समझना पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे को देखकर आपको दिमाग में टॉर्चर की फीलिंग आ रही है, हाथापाई तक की नौबत आई है, तो एक दूसरे को बहुत प्यार से टाटा बाय कर देना ही बेहतर है, बजाय ये सोनम और मुस्कान जैसा कांड होने से बेहतर है कि आप लोग अलग हो जाए, अपनी ज़िंदगी बिताए और उसी सुंदर से जीवन को जिए। ज़िंदगी में और भी है, तू ना सही कोई और सही, लेकिन प्यार से, इस तरीके से ना करें जिस तरीके से कर रहे हैं, बहुत प्यार से। देखिए, अलग होना कोई गुनाह नहीं है, को भी समझना चाहिए। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को पेरेंट्स अक्सर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, या मेरी नाक कट जाएगी, अरे तुम्हारी नाक कट जाएगी, किसी की जान भी तो कट जाएगी, जान चली जाती है इस चीज़ में, इज्जत रखने के चक्कर में। इज्जत ये है कि एक दूसरे से अलग हो जाए, प्यार से रहे, और नहीं निभरा, कोशिश करते रहो, 2 बार 3 बार, चौथी बार नमस्ते, हंसते हंसते हम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। स्नेहलता जी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से टॉक्सिक रिलेशनशिप
लिविंग रिलेशनशिप और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके बारे में तीनों तरीके से अपने विचारों को साझा किया हमारे चैनल पर। आपने बताया है कि किस तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकला जाए, क्या हो रहा था और क्या हो रहा जी, है। जी। और ये सोचने वाली बात है आज की जो पीढ़ी है उनके लिए कि किस तरीके से उनको अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जी सके। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू।